हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 11 आपका चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक आप पढ़ चुके हो और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, और वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। वही है, रीजंस क्या है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, तो वो क्यों होती है। अब यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फिर रीजंस है या फिर पर्पज़ है जिसकी वजह से क्या है फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। अब पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। भाई जब आपने विदेशों से लोन लिया है तो उनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। बेटा वहाँ पर करेंसी उसी देश की चलेगी जहाँ से आपने लोन लिया है। तो फॉरेन करेंसी की आपको डिमांड इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको जो इंटरनेशनल लोन है उनकी पेमेंट करनी है और वो फॉरेन करेंसी में ही की जाती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर देश में वहाँ पर उसी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएंगे तभी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान लो अमेरिका वाले इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले वो क्या करेंगे, अपने डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो यही है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर है इम्पोर्ट्स के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में, तो इसलिए क्या आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर है डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड, मतलब जब आप विदेशों से सीधा खरीदते हो तब भी आपको क्या है वहाँ पर फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई आप विदेश गए, वहाँ से कुछ खरीदा तो वहाँ पर पेमेंट तो उसी करेंसी में करनी पड़ेगी, तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। देन ग्रांट्स एंड डोनेशंस, जब मान लो हमारे डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, नेचुरल कैलमिटीज़ आ गई तो विदेशों से ग्रांट्स और डोनेशन आते हैं, तो वो फाइनेंशियल हेल्प किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में ही। ठीक है, जब आपको नेचुरल कैलमिटीज़ के दौरान जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है फॉरेन कंट्री से वो फॉरेन करेंसी में ही मिलेगी, तो इससे क्या है उसकी डिमांड रहेगी। फिर है पेमेंट ऑफ इनकम, जब अब्रॉड पेमेंट की जाती है, मान लो आपने कोई अपनी ब्रांच अमेरिका में लगा रखी है बिजनेस की, वहाँ पर जो भी भैया वहाँ आपके काम करते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर उसी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए क्या आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, वही सट्टेबाजी का व्यापार, क्योंकि यूएस डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इस वजह से क्या है उसकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी, और क्योंकि पर्पज़ क्या है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, तो इस वजह से क्या फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इनफ्लो, यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, यानी कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। अब क्या क्या वो पर्पज़ है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी। पहला एक्सपोर्ट्स, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो आपको डॉलर्स मिल जाएंगे। मान लो भाई, मान लो अमेरिका को आपने एक्सपोर्ट किया तो डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, आपको डॉलर मिल जाएंगे, तो ये फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो गया। फिर है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से आपके देश में इन्वेस्ट करना, डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, तो वो अपने देश की करेंसी लाएंगे ना, कन्वर्ट करवाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, भाई अमेरिका वाले इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उनको अपना डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो इस तरह से भी क्या है डॉलर्स का इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का।
फिर डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या कर रहे हैं विदेश यहाँ पर आकर डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, इस तरह से भी क्या है, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा, क्योंकि पहले उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो वो हमारे देश में आ जाएगी फॉरेन करेंसी। फिर लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब लोन लिए जाते हैं चाहे वर्ल्ड बैंक से लो या कहीं से भी, तो तब भी फॉरेन करेंसी में ही देंगे वो लोन, तो इस तरह से इन्फ्लो होगा। फिर ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी है, जब नेचुरल कैलेमिटीज़ है या फाइनेंशियल हेल्प जिस तरह की भी चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो फॉरेन करेंसी में ही हेल्प करेंगे, तो इस तरह से वो इन्फ्लो होगा। फिर है इनकम रिसीट्स, भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में आपने लगाए हुए हैं, तो उनको पेमेंट कौन सी करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी में, तो ये भी एक इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का। और उसके बाद लास्ट है रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स, जो आपके रिश्तेदार वगैरह बाहर रह रहे हैं वो पैसे भेजते हैं आपको, डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर आपको भेजा, जैसा अब एग्जांपल दे रखा है, आपका भाई यूएसए में काम कर रहा है और आपको डॉलर्स भेजता है, ठीक है ना, पैसे भेजता है डॉलर्स में, तो उससे भी क्या है, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा। आप क्या करवाएंगे, उन डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लेंगे, लेकिन देश के अंदर फॉरेन करेंसी तो आ जाएगी। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स थे या सोर्सेज थे इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी इन रेस्पॉन्स टू फॉल इन इट्स प्राइस। एक्सटेंशन क्या होता है, विस्तार, एक इंक्रीज और डिक्रीज होता है और एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है सिर्फ कीमत की वजह से, और इंक्रीज और डिक्रीज होता है और सारे फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा गया है कि वो 2 फैक्टर बताओ जिसकी वजह से क्या है, भाई जब फॉरेन करेंसी की कीमत गिरती है तो उसकी मांग में विस्तार हो जाता है, मांग का विस्तार हो जाता है, मांग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। तो पहला कारण क्या है, मोर इम्पोर्ट्स, जब फॉरेन करेंसी आपकी करेंसी के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाएगी, उसकी वैल्यू कम पड़ जाएगी, तो आपके मान लो रुपीज़ है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप क्या है वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको इंपोर्ट्स क्या पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे, आप ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाई जब ज़मीन सस्ती हो जाएगी विदेशों में, आपके रुपीज़ ज़्यादा भाई वैल्यू के हैं, तो आप वहाँ पर जाके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। जब डॉलर्स की कीमत जैसे कमज़ोर पड़ गई तो आपके रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आपको पता है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन इट्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स। अब यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से नहीं सोचना। यहाँ पर 2 फैक्टर ऐसे बताने हैं जिससे क्या होता है, बेसिकली जो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है, घट जाती है। किस वजह से, जब डोमेस्टिक करेंसी के मुकाबले उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से सोचना है, तो वो लेस इंपोर्ट्स करेंगे क्योंकि उनको इंपोर्ट्स महंगे पड़ेंगे, और इंपोर्ट्स कहाँ से हो रहे बेसिकली, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है। जैसे इंडिया से अमेरिका जा रहा है, अमेरिका को महंगा पड़ रहा है तो वो कम इंपोर्ट करेंगे। फिर लेस एफडीआई इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, विदेशी क्या करेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी में कम एफडीआई करेंगे क्योंकि यहाँ पर महंगा पड़ेगा और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है वो इन्वेस्ट कम करेंगे। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक इंटरनेशनल मार्केट है, नेशनल करेंसीज होती हैं अलग अलग देशों की, तो वहाँ पर क्या है इनको बेचने और ख़रीदने का काम किया जाता है, ठीक है। एक ऐसी मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड
जहाँ पर सभी देशों की करेंसीज का क्या है, बेचने और खरीदने, एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र फंक्शन। परचेजिंग पावर को अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ ये ट्रांसफ़र करता है। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप गए, मान लो आप अमेरिका जाना चाहते हो, तो अमेरिका में यूएस डॉलर चलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने रुपीज़ यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा के वहाँ पर चले जाएंगे और अपना जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हो। किसी और देश में जाना चाहते हो तो वहाँ की करेंसी में आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये क्या है? बेसिकली परचेजिंग पावर को आपका ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, भाई इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़रूरत पड़ जाती है उधार की, तो बेसिकली क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, ये उधार का प्रोविज़न भी करवाती है जिस भी देश की फॉरेन करेंसी में चाहिए, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो। फिर हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है? बेसिकली रिस्क से आपकी प्रोटेक्शन करना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं कि भाई फ्यूचर में आपको इस रेट पे मिल जाएगा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है जिससे क्या है, रिस्क नहीं रहता। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 100 रुपये के हिसाब से, और ठीक है फ्यूचर में रेट बढ़ गया 150। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो आपको 50 रुपये महंगा पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, बेसिकली ये हेजिंग फंक्शन भी है इसका काम, जिसमें ये रिस्क को अवॉइड करवाता है, रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। फिर है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरह से काम करता है। या तो ये स्पॉट मार्केट यानी कि करंट मार्केट की तरह काम करता है, या फिर फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट करंट मतलब बिल्कुल करंट ट्रांजेक्शन्स पे काम करते हैं, चाहे रेट कुछ भी हो, रेट से इनको कोई मतलब नहीं है। फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया जाता है, फ्यूचर में डिलीवरी दी जाती है, तो रेट जो आज तय हो गया उसी रेट पर क्या है, डिलीवरी दी जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख लेते हैं स्पॉट मार्केट, जिसको करंट मार्केट बोलते हैं, हाजिर या चालू बाजार। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, स्पॉट ट्रांजेक्शन, कई बार कहते हैं ना वो एट द स्पॉट मारा गया, एट द स्पॉट का मतलब बिल्कुल तुरंत, करंट। तो ये बेसिकली मार्केट क्या है, यहाँ पर करंट ट्रांजेक्शन या स्पॉट ट्रांजेक्शन्स को हैंडल किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, डेली नेचर ट्रांजेक्शन्स मतलब फ्यूचर डिलीवरी से कोई मतलब नहीं है, स्पॉट रेट जो करंट में चल रहा है वही। फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड का मतलब आगे करना, यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ट्रांजेक्शन्स आज कर ली जाएंगी लेकिन उनकी डिलीवरी है वो फ्यूचर में होगी। तो यहाँ पर वही है, फ्यूचर डेट तय कर दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है। प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली, मतलब करंट इसमें नहीं होती, फ्यूचर डिलीवरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फिर है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि फ्यूचर एक्सचेंज रेट, ये साइन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, वाई फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए, कुछ भी भाई हमारे अगेंस्ट, मान लो फेवर में भी आ सकता है और इन फेवर में भी आ सकता है, यानी कि अगेंस्ट भी आ सकता है। अगेंस्ट आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस रिस्क से बचने के लिए क्या है, इसलिए फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्ट की जाती है। दूसरा, टू मेक स्पेक्युलेटिव गेंस, सट्टेबाजी के फ़ायदे भी, ठीक है, उसके लिए मान लो आपने 100 में कॉन्ट्रैक्ट किया और फ्यूचर में उस टाइम पर रेट हो गया 200, तो आप बेचकर 100 रुपये का इनकम कमा सकते हो, तो ये स्पेक्युलेटिव गेंस है। हेजिंग, हेजिंग आपको बता दिया वैसे, भाई फ्यूचर में रेट चेंज हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए क्या है, आप हेजिंग करते हो, और ये बेसिकली कहाँ किया जाता है, फॉरवर्ड मार्केट में। नाउ स्पॉट मार्केट वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट, बेसिस दिए हुए हैं, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। पहला ट्रांजेक्शन्स, इसमें करंट, इसमें फ्यूचर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि जिनकी फ्यूचर में डिलीवरी होगी वो। रेट ऑफ एक्सचेंज, इसमें स्पॉट है,
इसमें फॉरवर्ड रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट, स्पॉट रेट का मतलब करंट रेट भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर अलाउ हेजिंग, स्पॉट में हेजिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग अलाउड है, और यही इसका मेन फीचर भी है कि आपको रिस्क से बचाता है। नाउ द की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड में देख लेते हैं पहले इसके मेरिट्स। सबसे पहला मार्केट स्टेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंट्रोल करती है, मार्केट में स्टेबिलिटी होती है और पूरे नेशन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है अक्रॉस नेशन। फिर स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है तो वो कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ है वो भी कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है। फिर डिवैल्यूएशन, अ की टूल टू एक्सपेंड फॉरेन मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। डिवैल्यूएशन आपको पता है, जानबूझकर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू के मुकाबले कम कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या है, विदेशियों को इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाओगे, तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए फ़ायदा ये होगा कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। फिर उसके बाद है इसके डीमेरिट्स, रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, यानी कि गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी के, फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक बहुत लार्ज क्वांटिटी में रखने पड़ेंगे, बहुत लार्ज स्टॉक रखना पड़ेगा। फिर इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट का मतलब तरीके से नहीं होगा, अलग अलग चीज़ों पे जैसे हम रिसोर्स को अलोकेट करते हैं, संसाधनों का बंटवारा, तो ढंग से नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैचिंग इक्विलिब्रियम रेट के साथ नहीं है, नो मैचिंग विद इक्विलिब्रियम रेट। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का बंटवारा सही ढंग से नहीं होगा। तीसरा, स्मॉल साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि स्पेकुलेशन वगैरह कुछ नहीं होगा डोमेस्टिक करेंसी का, और कोई ट्रेडिंग कमोडिटी भी नहीं होगा जिस पे मतलब सट्टेबाजी चलती है, मतलब मार्केट में तेज़ी नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ स्मॉल हो जाएगा। फिर स्पेक्युलेटिव अटैक ऑन अ करेंसी, अटैक है, या आर बाई मिस्टेक लिखा गया, अट्रैक नहीं है, अटैक है। तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी पे ज़्यादा स्पेकुलेशन खेला जाएगा और लोग ज़्यादा डॉलर्स का खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स थे वही मेरिट्स बन जाएंगे। लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ पर रिक्वायर्ड थे। एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वहाँ नहीं था, यहाँ पे था, ठीक है। और लार्ज साइज ऑफ फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे है, वहाँ पे स्मॉल था। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है ना, तो लिक्विडिटी को क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर इधर से उधर किया जा सकता है, मतलब इजीली आप क्या कर सकते हो, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हो, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल था। नाउ डीमेरिट्स, सबसे पहला है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वीक करेंसीज। अब जो बड़ी इकोनॉमीज है उनकी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा है तो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन छोटी जो इकोनॉमीज़ है उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। दूसरा, अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या है, फ्लेक्सिबल में चेंज होता रहता है, तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी। तीसरा, एक्सटर्नल शॉक्स, मतलब आपको झटका ये लग सकता है भाई, जो भी करंट में रेट चलता रहेगा उस पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आपने, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, इफ़ डॉलर प्राइस राइजेज, डॉलर कीमत बढ़ती है तो आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, तो उससे क्या है, आपको इंपोर्ट महंगे पड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये इनके डीमेरिट्स और मेरिट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मिलते हैं बेटा नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।